Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी पढ़ लिया था ग्लोबलाइजेशन के बाद. अब आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. बस इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक बचा है. उसके बाद अब आप लोगों को अगर पिछली वीडियो से रिलेटेड या उससे पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ मैसेज डाल सकते हैं. मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप लोगों ने ये मैसेज डाला तो. अगर किसी को पीडीएफ नहीं चाहिए तो मैं बेवजह पीडीएफ नहीं डालूंगी. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी इंटरनेशनल बिजनेस को करते वक्त. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री मोड्स विच हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. बहुत सारे तरह के मोड्स हैं इस इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए. बहुत सारे तरीके हैं जिनके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं. अब कंपनी को एक परफेक्ट डिसीजन लेना था कि हम कौन सा जो मोड है वो प्रेफर करें जिससे हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे से हो. फिर वो भी बहुत सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखते हुए, ट्रेड बैरियर्स को देखते हुए, फिर पॉलिटिकल रिस्क को, या और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसीजन लेना था कि हम कौन से मोड से एंट्री करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेबर मिक्सेस, यानी कि हर कंट्री के पास ना अलग तरह के लेबर्स है. किसी के पास स्किल लेबर्स थे तो किसी कंट्री में चीप लेबर्स थे, किसी में अनस्किल्ड लेबर्स थे तो किसी में कॉस्टली लेबर्स थे. तो ऐसे में क्या होता था ना कि जिस कंट्री को स्किल लेबर की ज़रूरत है वो अपने पास चीपर लेबर्स दूसरे कंट्री से मंगाता था, और जिस कंट्री को स्किल लेबर की ज़रूरत होती थी वो अपने कंट्रीज़ में स्किल लेबर मंगाकर दूसरी कंट्रीज से वहाँ पर अगर चीपर लेबर की ज़रूरत है तो वहाँ पर अपने चीपर लेबर दिया करते थे. नेक्स्ट पॉइंट था कंट्रीज डिफर इन कल्चर, यानी कि हर कंट्री का जो कल्चर्स हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो थे वो अलग अलग थे. अब ऐसे मैनेजर का काम होता था कि वो हर कंट्री को प्रॉपरली रीड करके उनका प्रॉपरली जान कर उस अकॉर्डिंग जो है अपनी पॉलिसीज़ को और स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करे, ताकि उससे कंट्रीज़ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अपोज ना करे उनके आइडियाज़ का या उनके बिजनेस का. इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी उसमें हमारा कनेक्शन होता है, हमारा जो है डीलिंग्स होती हैं. तो ऐसे में जो है हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो भी काम करें वो अपनी लिमिट में रहकर करें, इससे हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना जाएं. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में अलग अलग तरह की डिफरेंस करेंसीज यूज़ होती हैं, उसमें जैसे कि वॉन, डॉलर्स या हमारे यहाँ के रुपीज़. तो ऐसे मैनेजर का काम होता है कि परफेक्टली एक्सचेंज रेट के मूवमेंट के साथ डील करें, क्योंकि अगर वो एक भी रॉन्ग पॉलिसी फॉलो कर लेगा तो उसकी जो कंपनी है ना वो पूरी तरह डूब जाएगी. और वहीं अगर उसने राइट पॉलिसी को फॉलो किया तो उसकी कंपनी जो है ना वो आसमान की बुलंदियों को छुएगी, यानी कि प्रॉफिट में रहेगी. सो कॉम्प्लेक्सिटीज़ वाली जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है. अब हम आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस टोटल 5 है. फर्स्ट वन डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल. डोमेस्टिक कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज जो अपने ही कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर रहकर ऑपरेशंस करती हैं. फिर चाहे वो अपनी कंपनी की छोटी सी जगह में या मतलब मेनली अपनी कंट्री के अंदर रहकर, अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर रहकर जो मतलब वर्क करती हैं. वो ये कंपनीज मेनली ना ग्लोबल लेवल पे जाने का सोचती ही नहीं है, थिंक नहीं करती हैं ग्रो करने का. ये अपनी कंट्री में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करती हैं डिस्कवर करने के लिए कि हमें अभी किस तरह की हमारे आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या हमें किस तरह की कंपटीशन फेस करने पड़ सकते हैं मार्केट्स में, हमारे लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं. इनका जो फोकस होता है वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पे होता है, अपनी कंट्री के सप्लायर्स पर, थ्रेट्स पर, कस्टमर्स पर और अपनी डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज पर ही होता है. बाहर की कंट्री से इन्हें मतलब नहीं होता. अगर डोमेस्टिक कंपनी जो है वो ग्रो करने के बारे में सोचेगी भी तो सबसे पहले उसे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना होगा, यानी कि नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बारे में सोचना होगा. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कंपनी. इंटरनेशनल कंपनी जो है ना वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच पर फोकस करती है, यानी मेनली ये अपनी होम कंट्री के वर्क प्रोसेस पर ही फोकस करती है. इसका जो पूरा ध्यान होता है वो अपनी होम कंट्री की वैल्यूज एथिक्स पर होता है. इसके बारे में डिटेल में मतलब यानी कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ेंगे. अभी के लिए हम इंटरनेशनल कंपनीज पे ध्यान देते हैं. इंटरनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जब कोई भी डोमेस्टिक कंपनी
अभी तो मैंने ये कहा था कि डोमेस्टिक कंपनी जो ग्लोबली थिंक ग्रो करने के बारे में सोचती नहीं है, बट मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर वो ग्रो करना चाहे तो सबसे पहले वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी पर फोकस करती है। तो यहाँ वही है कि कंपनी है जो भी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी खुद को नेशनल बॉर्डर बाउंड्रीज से आगे बढ़ाने का सोचती है, तो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज में सेल करने के बारे में सोचती है, अपने बिजनेस ऑपरेशन को इंटरनेशनलाइजिंग करने के बारे में सोचती है, तो वो जो होती है वो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं। अब उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एप्पल, मैकडोनल्ड। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मैकडोनल्ड का कौन सा डिश पसंद है? कमेंट में डाल देना, ठीक है? पता तो चले ना कि आप लोगों के फेवरेट डिशेस कौन से हैं, ताकि हर किसी की अलग डिश होती है। मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी को मैकडोनल्ड्स के बर्गर पसंद होंगे या फ्रेंच फ्राइज। वैसे मुझे क्या पसंद है वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी आप बताओ कि आपको क्या पसंद है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि उनका जो मेन उनके बिलीफ क्या होता है ना, कि हमने हम जो भी स्ट्रेटेजीज या ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं वो बेस्ट है, हर कंट्री के मुकाबले में वो सुपीरियर पर है। उनकी जो कंपनी का जो मेन ब्रांच होता है वो मतलब मेन ब्रांच तो उनका अपनी होम कंट्री पे ही होता है, बट वो साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज में भी अपने ब्रांच खोलने के भी सोचते हैं, उस कंट्री की वहाँ के बारे में सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि वो वहाँ क्या प्रोसेस फॉलो होता है, सबको ध्यान में रखते हुए वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते जिससे दूसरी कंट्री को उनको अपने अगेंस्ट कर ले या उनके रूल्स तोड़े या अपनी कंट्री के रूल्स तोड़े, ये बात पे पूरा ध्यान रखते हैं। और नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनी। ये पॉलीसेंट्रिक अप्रोच पे काम करता है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच जिसमें होम कंट्री के साथ होस्ट कंट्री पे भी फोकस किया जाता है। अब आप लोग कहोगे होम कंट्री क्या है, होस्ट कंट्री क्या है? तो होम कंट्री जहाँ पर बिजनेस, जिस कंट्री में बिजनेस जो है वो रजिस्टर है। एक मिनट, मैं अब तक होम कंपनी बोल रही थी, होम कंट्री बोल रही थी, पता नहीं, जो भी बोल रही थी आप लोग समझो कि मैं होम कंट्री की और होस्ट कंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो होम कंट्री क्या होता है? वो जहाँ पर बिजनेस जो है वो लीगली रजिस्टर्ड है जिस कंट्री में, और होस्ट कंट्री वो होती है जहाँ पर हमारे बिजनेस के और छोटे दूसरे ब्रांचेस हैं, ठीक है? तो मल्टीनेशनल कंपनी तब होती है जब हमारी जो कंपनी है वो हमारे नेशनल बाउंड्री से बाहर जाकर भी वर्क करती है, अलग अलग कंट्रीज में वर्क करती है। इसके एग्जांपल इन्फोसिस और बीएमडब्ल्यू है। इनको हम मल्टी डोमेस्टिक से भी रिफर करते हैं, यानी कि अलग अलग लेवल पर डिफरेंट डोमेस्टिक कंट्रीज में काम करने वाली कंपनी। वही मैंने बताया कि इसमें जो है वो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच हो जाता है, यानी कि इस स्टेज पर आकर जो कंपनी है वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच से पॉलीसेंट्रिक अप्रोच की तरफ बढ़ती है। अब ये जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते थे डोमेस्टिक कंपनी में, तो हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते थे, बट ये लोग पूरी अब जितने भी कंट्रीज में इनके बिजनेस है उस सभी कंट्री को फोकस करते हुए इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हैं, यानी कि हर कंपनी की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी नई स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज को बनाते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज में तब ट्रांसफ़र होती हैं, तब शिफ्ट होती हैं, तब टर्न होती हैं जब वो सभी कंट्रीज़ के मार्केट पर ध्यान दें, उनकी नीड्स को रिस्पॉन्ड करें। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल कंपनी। वो कंपनी जो ग्लोबल लेवल पे, यानी हमारे सब ऑलमोस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब के लेवल पे काम करे। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो यूनिलीवर लिमिटेड और सैमसंग है। ये कंपनीज मेन दो स्ट्रेटेजी पे फॉलो करती है। पहला, या तो अपनी कंपनी में बनाओ और मार्केट में जाकर बेचो, या फिर बाहर की कंट्री से बनाओ और अपने यहाँ आकर मार्केट करो। यानी कि या तो अपने घर में खाना बनाओ और ले जाकर अपने दोस्तों को खिलाओ, या तो अपने दोस्तों के घर का बना हुआ खाना लाकर अपने घर में खाओ। है ना यूनिक एग्जाम्पल? इससे आप लोगों को समझ आ जाएगा ना। इसलिए अब इस स्टेज में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। कुछ ऑपरेशंस जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं और कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। ये कंपनी जो है वो ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ग्लोबल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी पे फोकस करता है। वही मैंने बताया ना कि या तो ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग करता है या फिर ग्लोबल लेवल से सोर्सेज लेकर अपने यहाँ आकर मार्केटिंग करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ट्रांसनेशनल कंपनीज। ट्रांसनेशनल कंपनीज क्या होते हैं? ये ऐसे इंटरप्राइजेज हैं जो प्रोडक्शन और डिलीवर सर्विसेज को मैनेज करते हैं एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में। इसके एग्जांपल है Hyundai और फोर्ड। Hyundai के नाम तो मैंने भी पहले भी सुना है, बट फोर्ड का नाम जब से मैंने आप लोगों की ये PDF बनाने शुरू की थी उस समय जाकर सुना था। उससे पहले मैंने फोर्ड का नाम नहीं सुना। वैसे फोर्ड किस चीज़ की कंपनी है?
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है? इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो तो एक कंट्री में है, बट इसके दूसरे जो नॉर्मल छोटे-मोटे जो क्वार्टर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी होती हैं। जो हेडक्वार्टर है वो होम कंट्री में होता है और जो बाकी सेवरल क्वार्टर्स जो है या जहाँ से ऑपरेशंस होते हैं या वो होस्ट कंट्रीज़ में होता है। इसके जो ऑपरेटिंग क्वार्टर्स जो होता है वो 2 कंट्री से ज़्यादा में भी हो सकते हैं, यानी कि 2 कंट्री में, 4 में, 8 में, 6 में, मतलब ज़्यादा कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो ग्लोबल और रीजनल आउटलुक पर होता है। ये अपने ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ पे ध्यान देते हैं इस लेवल से, ताकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और एक्सपेंशन, यानी कि आगे जाकर भी इन्हें डेवलपमेंट करना है और आगे जाके बढ़ना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट और नया टॉपिक है हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ओरिएंटेशन। इंटरनेशनल ओरिएंटेशन क्या है? इंटरनेशनल ओरिएंटेशन जो है यानी कि लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वो जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं। इसका जो मेन है, द EPRG फ्रेमवर्क इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्म्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। EPRG जो है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हेल्पफुल होता है ये जानने में कि फर्म्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस में, यानी कि फर्म के लेवल का। अब ये लेवल कौन कौन से हैं? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। अब इन द ईयर 1969 जो EPG मॉडल था वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, यानी सिर्फ EPG, यानी कि एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक जो था वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बाय होवर्ड वी पर्लम्यूटर के द्वारा। बट उसके बाद 1973 में विंड एंड डॉगलास ने इंट्रोड्यूस किया था रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, और इसके बाद जो है वो EPG जो है वो EPRG बन गया। अब इसके कैसे हैं? पॉलीसेंट्रिक देखो, नहीं, एथनोसेंट्रिक स्टार्ट करते हैं। एथनोसेंट्रिक फर्स्ट है होम कंट्री ओरिएंटेशन, जिसका मेन फोकस जो है वो होम कंट्रीज में होता है। बताया ना होम कंट्री कौन सी होती है, जहाँ पर जो बिजनेस जो होता है वो लीगली रजिस्टर्ड होता है जिस कंट्री में। नेक्स्ट वन पॉलीसेंट्रिक, यानी होस्ट कंट्री अप्रोच, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी जहाँ पर हमारे बिजनेस के छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स है जहाँ से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, यानी कि अलग अलग रीजन्स में। और लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक अप्रोच, यानी कि वर्ल्ड ओरिएंटेशन है, वर्ल्ड लेवल पर। अब एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है? इस अप्रोच में मेन फोकस जो है वो एक कंट्री के वैल्यूज और एथिक्स पे किए जाते हैं। अपनी कंट्री के कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हैं ये लोग, और जो भी स्ट्रेटेजी ये लोग प्रिफर्ड करते हैं वो डोमेस्टिक के लिए पहले किया जाता है, यानी कि अपनी कंट्री के लिए पहले, और फॉरेन कंट्रीज की चीज़ों को बाद में ध्यान देते हैं। यानी कि समझ लो कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे पहले ध्यान देते हैं और बाहर के बच्चों पे, यानी कि जो भी अपने बच्चों के जो फ्रेंड्स हों या अपने रिश्तेदारों के बच्चों पे बाद में ध्यान नहीं देते, वो उस टाइप के पेरेंट्स, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो है वो सुटेबल होती है स्मॉल कंपनीज के लिए, बिकॉज लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड लेस। ये जो मेनली इस अप्रोच को जो स्मॉल कंपनीज होती है ना, वही इसको अपने लिए स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं, अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस को उनको कम पैसा चाहिए, उन्हें उन्हें कम इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा लोगों से जुड़ना भी नहीं है ना, कम लोगों से जुड़ो, कम इन्वेस्टमेंट रखो, ताकि अगर रिस्क हो तो वो भी आप तक रहे और अगर फायदा हो तो वो भी आप तक रहे। इसके एग्जाम्पल है पतंजलि आयुर्वेद और फूड प्रोडक्ट्स, जो कि सिर्फ फोकस करते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, और अब आफ्टर दैट दिस सेल इन द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, यानी होस्ट कंट्री अप्रोच। इसके अंदर क्या होते हैं, जो कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश करती है फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज एंड डिसेंट्रलाइज ऑल द ऑपरेशंस एंड डेलीगेट्स डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी टू इट्स एग्जीक्यूटिव। यानी कि क्या है, इसमें जो मेन जो हमारी कंपनी है वो अलग अलग कंट्रीज में अपनी छोटे छोटे ऑपरेट्स अपनी जो छोटे छोटे क्वार्टर्स खोलती है और फिर अपनी पावर को उन सब में बांट कर अपने काम को आसान कर लेती है, ताकि उसका जो डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। अब कंपनीज के लिए क्या करती है कि पर्सनल्स को होम कंट्री से अपॉइंट करती है, यानी जो मेन लोग हैं जो मेन पोजीशंस पर, उन्हें तो अपने होम कंट्री से ही अपॉइंट करेगी जहाँ पर मेन हेडक्वार्टर है वहाँ से। अब उसके बाद जो दूसरी छोटी मोटी वैकेंसीज है वो जिस कंपनी में कंट्री में हमारी कंपनी है उस कंट्री यानी होस्ट कंट्री से एम्प्लॉयज से फिल किए जाते हैं। दिस अप्रोच जो मेनली जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में यूज किए जाते हैं। अब इसके एग्जांपल है मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट वन रीजियो-सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि वो द कंपनी आफ्टर ऑपरेटिंग सक्सेसफुली इन फॉरेन कंट्री थिंक्स ऑफ एक्सपोर्टिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द होस्ट कंट्री। अब उसने अपनी फॉरेन कंट्री यानी कि जो होस्ट कंट्री थी वहां तो अच्छे से अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर लिया,
अब उसके बाद वो सोचता है कि जो होस्ट कंट्री के आसपास की भी और भी जो कंपनीज है ना, मैं वहाँ पे अपना सामान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूँ, अपना बिजनेस वहाँ भी फैलाऊँ। तो इसमें क्या होता है, जो फॉरेन सब्सिडी कंसीडर द रीजनल एनवायरनमेंट फॉर फॉर्मेटिंग पॉलिसीज। अब इसके लिए वहाँ के एनवायरनमेंट पर, यानी वहाँ के चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि वहाँ किस तरह का बिजनेस जो है वो चल सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। इट मार्केट्स मोर और लेस सेम प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट रीजन्स विद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये या तो ज़्यादा या तो कम प्रोडक्ट्स जो है वो उस जगह पर बेचते हैं, ध्यान में रखते हुए उस जगह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को, रीजन को देखते हुए वहाँ की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसके लिए वो हर रीजन की जो डिफरेंट टेस्ट और प्रेफरेंस है एक दूसरे से, उसको पूरी तरह ध्यान में रखते हैं। एग्जांपल, जनरल मोटर्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर यूरोप, अमेरिका एंड एशिया। यानी कि यूरोप, अमेरिका और एशिया, इन तीनों के लिए जनरल मोटर्स के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक अप्रोच, यानी कि वर्ल्ड ओरिएंटेशन। इस अप्रोच में पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल कंट्री बन जाता है फॉर अ कंपनी, यानी कि उस कंपनी के लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड जो एक ही कंट्री बन जाता है। ये सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को पूरे ग्लोब से, यानी कि हर कंट्री से, और अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। जो हेडक्वार्टर्स है वो कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द सब्सिडरीज। सब्सिडरीज की एक्टिविटीज़ जो है मेनली वो हेडक्वार्टर से अप्रोच की जाती हैं, ध्यान दी जाती है, कोऑर्डिनेट की जाती हैं। ये अप्रोच जो है वो मेनली एमएनसीज़ के थ्रू यूज़ की जाती है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज इसे यूज़ करती हैं। इस अप्रोच के अंदर जो कंपनी अडॉप्टेड अ स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर ग्लोबल मार्केट। जो कंपनी है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का मार्केटिंग तरीका जो है वो अडॉप्ट करती है। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए यही जानना ज़रूरी था। मेनली जो ये दोनों टॉपिक में हमने भी डिस्कस किए हैं, ओरिएंटेशन वाला और स्टेजेस वाला, ये आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड है। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, तो सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। आई थिंक अगर आप लोग बस थोड़ा बहुत सेंटेंस मेकिंग अच्छे से कर लो तो इस टॉपिक को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ मैसेज डाल सकते हैं कि प्लीज़ हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, मैं कर दूँगी। लास्ट थिंग जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।